मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? यस यस। आप लोगों का आवाज़ जी नहीं आ रहा सर। मुझे। यस सर जी आपकी सर, आ आवाज रही आ है, रही आपकी वॉइस क्लियर है। फाइन। तो गवर्नमेंट जॉब में है इसलिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए तो एग्जीक्यूटिव किया जाता है ना, जो लोग जॉब करते हैं। ओके, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, या आप नहीं ज्वाइन कर सकते रेगुलर बेसिस पे। ओके, जो लोग मैरिड होते हैं तो यू कैन गो फॉर दी एग्जीक्यूटिव पीएचडी। और वहाँ पर आपको डेली नहीं जाना होगा, कभी कभी जाना पड़ेगा, तो दैट इज इजिली ओके। सो यू कैन गो एंड विजिट एंड टॉक टू सुपरवाइजर। सो वो एग्जीक्यूटिव कहलाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग ये जॉब कर रहे होते हैं, उनको पीएचडी करना होता है, तो एग्जीक्यूटिव पीएचडी हो जाती है। ओके। सर अभी जो जेएनयू और और एनी डीयू और क्वेश्चन? बाबा साहब Ansika, good evening, सर। very good evening. I would like to ask one question: how to maintain consistency, because I am working, so it's a little bit difficult for me. So how to maintain this? See, जॉब करते हुए आप जो है कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं। सी, ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। बट आपको जो है टाइम को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हैं, मॉर्निंग में आपका टाइम होगा, इवनिंग में आने का टाइम होगा, तो उसके पहले आप कुछ पढ़ सकते हैं, और उसके बाद मॉर्निंग टाइम में जो है 2-3 घंटे मिल जाएंगे, 2 या 3 घंटे या 2 घंटे मान लीजिए। इवनिंग में 2 आवर, 2-3 आवर। तो डेली आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि जो लोग जॉब करते हैं, ओके, तो उनको ये सिक्योरिटी रहती है पैसे को लेकर के। जो लोग जॉब नहीं करते उनके पास फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम रहती है। तो कहीं ना कहीं आपके पास मोटिवेशन है कि यू हैव द जॉब, एटलीस्ट जो है आप तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ लंबे समय के लिए। जो लोग जॉब में नहीं होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी जो है एग्जाम दे करके क्लियर करके आगे बढ़ें। तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपके पास एक्स्ट्रा है जो लोग जॉब कर रहे होते हैं। तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि पास टाइम कम रहेगा। जैसे कि मॉर्निंग में कुछ टाइम दे सकते हैं, इवनिंग में कुछ टाइम दे सकते हैं। और कंसिस्टेंसी का ऐसा नहीं, देखो कोई भी होगा जो है, हमेशा पढ़ाई नहीं हो सकती है। आप लगातार 1 वीक 2 वीक पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लगातार पढ़ते रहेंगे, बीच बीच में कभी मन नहीं करता है तो उस दिन मत पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना ही है। ठीक है, पूरे वीक में आप 1 दिन रेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं पढ़ भी सकते हैं। जैसे दिन किसी दिन मन नहीं कर रहा है आपका पढ़ने का, तो कम पढ़ लीजिए, ज़्यादा मत पढ़िए। लेकिन आप टाइम टेबल बना लीजिए, आप उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। कम फॉलो होगा, 70%, 80%, 90%, जितना फॉलो कर पाए करिए। ओके, लेकिन आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कभी किस दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा है या कुछ, क्योंकि जॉब में रहेंगे तो थकावट हो जाती है, कभी कोई मन नहीं करता है या कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो यू कैन जस्ट लीव दैट दैट डे एंड इसके अगले दिन आप पढ़िए। कम पढ़िए, जिस दिन मान लीजिए आपको 2 घंटे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप 30 मिनट पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ने की कोशिश करिए। ओके। जॉब में होते हुए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं भी जॉब में था जब मैंने तैयारी की थी नेट की, तो मैं मॉर्निंग में 2 घंटे पढ़ लेता था और इवनिंग में दो दो घंटे। और कभी कोई मन नहीं करता है, क्योंकि आप जॉब से आते हैं, किसी दिन मन अच्छा दिन नहीं गया, जॉब जो काम कर रहे हैं आप, तो कुछ दिन मन नहीं करेगा, उस दिन छोड़ दीजिए। ओके। तो ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा। और जो लोग जॉब में रहते हैं उनको थोड़ा लंबा जो लेके चलना होता है। जैसे मान लीजिए आपने इन जनरली 3-4 महीने में तैयारी हो जाती है अच्छी तरीके से नेट एग्जाम के लिए, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप 6 मंथ लेकर चलिए, 7 मंथ लेकर के चलिए, क्योंकि आपके पास जॉब है, सिक्योरिटी है फाइनेंशियल। तो यू कैन लाइक टेक मच टाइम फॉर द एग्जाम। ओके। जिन लोग के पास जॉब नहीं होता है उनके पास टाइम ज़्यादा होता है, जिन लोग के पास जॉब होता है उनके पास टाइम कम रहता है। तो टाइम कम है तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एग्जाम के लिए, 6-7 महीने देना पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास कम कम समय है तो कम पढ़ पाएंगे डेली। तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। और जिन लोगों के पास जॉब नहीं होता है उनके पास टाइम ज़्यादा होता है, तो वो कम समय में तैयारी भी कर सकते हैं। ओके। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। कभी मन नहीं कर रहा तो मत पढ़िए, ऐसा फिक्स नहीं होता है। वी आर नॉट नॉट अ रोबोट कि आप जो कुछ डेली पढ़ सकते हैं, लगातार 2 घंटे 3 घंटे पढ़ सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो 30 दिन में आप 25 दिन पढ़ लीजिए, 24 दिन पढ़ लीजिए, दैट इज ऑल्सो एनफ। ओके। ओके सर, थैंक यू। क्लियर है? इसका क्वेश्चन था। हाँ। अंशिका, यस सर। किस टाइप का आपको जॉब है उससे आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब आप कितना टाइम जाता है जॉब में, 8 घंटे या 9 घंटे या कितना, उससे भी आपको थोड़ा देखना सर पड़ेगा। 8 घंटे का सर रहता है मेरा। ठीक है, क्लियर है हेलो। अंशिका? यस सर, क्लियर ओके। है। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर।
ओके, कंसिस्टेंसी मेंटेन ऐसी होगी, मतलब मेंटेन ऐसे आपको सोच कर नहीं करना है कि आप डेली पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसी पढ़ाई होगी भी नहीं, आप पढ़ेंगे तो भी आप जो है आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। तो किसी दिन आप क्या कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ये सोच के बैठे कि आपको अब संडे को ही जो है आपको रेस्ट मिलेगा, संडे को ही आपको गैप मिल सकता है। कभी बीच में मन नहीं कर रहा वेडनेसडे को थर्सडे को तो मत पढ़िए। इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगातार पढ़ना ही होए। ठीक है, छोड़ सकते हैं कभी कभी। नवीना, गुड इवनिंग सर। व्हाट आर द यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल फॉर सोशल वर्क टू पब्लिश दी आर्टिकल? देयर आर सो मैनी जर्नल्स। सी देखो, जर्नल बहुत सारे होते हैं, लेकिन पहले आपको ये देखना होता है कि आपका टॉपिक कौन से जर्नल के लिए सही है। ठीक है, आपका जो टॉपिक होगा, जो आपका टाइटल होगा आपके पेपर का, आर्टिकल का, जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपको देखना होता है कि ये जो टॉपिक है किस जर्नल के रिगार्डिंग या उससे रेलेवेंट है। ठीक है, उसके लिए आपको जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप आर्टिकल लिखेंगे तो आर्टिकल के लिए एक रेफरेंस आर्टिकल होता है। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से कुछ भी सोचा आपने लिख दिया। ठीक है। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। पायल, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या मेरा? नहीं सर, और कोई सही बताए। आवाज, सही आवाज आ रही है। तो एक रेफरेंस आर्टिकल होता है, एक रिसर्च पेपर होता है। रेफरेंस रेफरेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप स्टडी करना चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो उसी टॉपिक पे जो है एक ऑलरेडी स्टडी हो चुकी होती है, मतलब एग्जैक्ट नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ रेफरेंस लेके चलते हैं, उसी टाइप का पेपर आप जो है बनाना चाहते हैं, या उसी टाइप का, जैसे कि एरिया अगर सेम नहीं है तो वेरिएबल सेम, मान लीजिए आपके इसमें 4 वेरिएबल आपने जो लिए हैं, इसमें कुछ वेरिएबल कॉमन है, या एक एक ही जैसा फ्रेमवर्क यूज किया गया है, एक ही प्रकार की स्टडी, जैसे फॉर एग्जांपल आप वी वन पर महिलाओं पर कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो उसी प्रकार का पेपर ऑलरेडी पब्लिश है। तो कहीं ना कहीं आप एक रेफरेंस पेपर लेकर चलते हैं, तभी आप पेपर लिख पाते हैं सही तरीके से। तो आपको देखना है कि जो रेफरेंस पेपर है किस में पब्लिश है, कौन से जर्नल में पब्लिश है, उसी जर्नल में आपको अपना जो है सेंड करना है, सबमिट करना है आर्टिकल। और उसी के या उसी जैसा और कोई जर्नल होगा तो उसमें आप भेज सकते हैं। थोड़ा इस पर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता है कि ये जर्नल है, आप सब में नहीं डाल सकते। ठीक है, आपको देखना होगा कि आपके जो आर्टिकल का जो है रिसर्च एरिया कौन सा है। ओके। फिर जो है और दूसरा चीज़ ये भी है कि आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल, सॉरी, जर्नल की लिस्ट आ जाएगी, जर्नल्स की। ठीक है, या पर डायरेक्टली आप देख लीजिए कि कुछ पेपर डाउनलोड कर लीजिए अपने अपने रिसर्च एरिया की। जैसे मान लीजिए 10 पेपर डाउनलोड करेंगे, अब जो भी आपका रिसर्च एरिया है, गूगल स्कॉलर पे सर्च करेंगे आप, अगर कि किसी यूनिवर्सिटी में है आपको एक्सेस है तो स्कोपस है, ठीक है, या फिर वेब ऑफ साइंस है, तो वहाँ पर भी आप सर्च करेंगे अपने टॉपिक को लेकर के तो बहुत सारे पेपर आ जाएंगे। इससे तो लगभग 10-12 पेपर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें देखिए कि कौन से जर्नल्स में ये सभी सभी पेपर पब्लिश है, तो वो आपको फोकस करना है। ऐसे कोई बहुत सारे पेपर, बहुत सारे जर्नल्स होते हैं, चाहे वो यूजीसी लिस्टेड हो या बाकी हो, तो ऐसे नहीं होगा, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपको ये देखना है कि आपका टॉपिक किस रिसर्च एरिया का है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग पेपर डाउनलोड करिए, और वो पेपर किस में कौन से जर्नल में पब्लिश है ये देखिए, उसका कितना इम्पैक्ट फैक्टर है वो देखिए। ठीक है, केवल ऐसे सोशल वर्क के जर्नल तो ऐसे बहुत सारे हैं ना, ऐसा फिक्स नहीं होता है। और सोशल वर्क का टॉपिक ऐसा नहीं है कि सोशल वर्क के जर्नल में ही पब्लिश होता है, वो किसी में भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के आप सोशल वर्क में भी स्टडी कर सकते हैं, आप एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं, आप सोशोलॉजी को लेकर स्टडी कर सकते हैं, इसमें आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी जनरल्स आ जाते हैं। तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के किस एस्पेक्ट को लेकर के आपका स्टडी है, सोशोलॉजिकल स्टडी है तो सोशोलॉजी में पब्लिश करेंगे। ओके, अगर ह्यूमन राइट्स को लेकर के है तो बाकी जर्नल्स होंगे। अगर आप उसमें थोड़ा सा इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट या कुछ डायमेंशन डालेंगे तो इंजीनियरिंग वाले आपके जर्नल्स आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ देखना होता है। ठीक है, तो पहले ये आप मुझे ये बताइए कि आपका टॉपिक कौन सा है, या जिस पे आप पेपर लिखना चाहते हैं, उससे मैं थोड़ा क्लियर करके बता पाऊंगा। ठीक है, और क्या था क्वेश्चन? तो व्हाट इज द डिफरेंस पब्लिश हो, ठीक है। कुमार सोन, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द prestigious institute IIT, IIM, IIT or other institute for the PhD, and how to join the PhD program in the सी? देखो, IIT IIM का मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उस वीडियो को देख लेना एक बार। IIT है या IIM है या बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या बाकी और भी यूनिवर्सिटी है जो अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है। आईआईटी का अलग प्रोसेस होता है, आईआईटी और एनआईटी का एक जैसा प्रोसेस होता है, आईएम का थोड़ा अलग होता है। ठीक है,
इन सब में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपका नेट है या जीआरएफ है, ठीक है, तो भी आपको एनआईटी सॉरी आईआईएम में और आईआईटी में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, दोनों होंगे। जिनका जीआरएफ होगा उनको थोड़ा सा जो है प्रेफरेंस मिल जाता है बोल सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक चांस ज़्यादा होता है सेलेक्ट होने का। और इसके अलावा आपका जो रिसर्च एरिया है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस रिसर्च एरिया में उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च प्रोफेसर हैं कि नहीं है। आपने ऐसा टॉपिक चूज कर लिया, आपने प्रपोजल जो बनाया इस प्रकार का टॉपिक है कि उस प्रकार का ऐसा कोई रिसर्चर उसके अंदर या प्रोफेसर कोई है नहीं जिसने उस पर्टिकुलर एरिया में काम किया हो, तो फिर चांस कम रहेंगे सिलेक्ट होने के, है ना। तो कोशिश करना है कि आपको जो है ऐसा प्रपोजल बनाना है, रिसर्च प्रपोजल, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोफेसर के उनके जो रिसर्च एरिया होता है। देखिए हर एक कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जो है फॉर्म भरते हैं तो पहले चेक कर लेना। उसमें एक वेबसाइट के अंदर ओपन करेंगे, डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट को ओपन करेंगे तो उसमें प्रोफेसर का लिस्ट रहता है। प्रोफेसर का नाम रहेगा, नीचे उनका एक्सपीरियंस रहता है, नीचे उनका वर्क एक्सपीरियंस रहता है, रिसर्च पेपर्स रहते हैं कौन कौन से पब्लिश किए हैं। उसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो आपका प्रोफेसर है इसका किस रिसर्च एरिया में इसका इंटरेस्ट है या किस प्रकार की स्टडी की है। अगर आपका कॉमन है तो वहाँ पर ईमेल आईडी भी होता है, तो ईमेल आईडी डायरेक्ट आप उसको मेल कर दीजिए अपना प्रपोजल कि सर मैं आपके अंडर पीएचडी करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है इस इंस्टीट्यूट में। हाँ तो प्लीज़ इसको आप देख लीजिए, कंसिडर कर सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है डायरेक्ट। दूसरा होता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, उसके बाद फिर आपका सेलेक्ट होगा, इंटरव्यू होगा, वहाँ पर जो प्रोफेसर होंगे वो आपको देखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, देन सिलेक्शन होगा। तो दोनों कोशिश करना है, एक तो आपको डायरेक्टली मेल करना है, ओके, और दूसरा आपको जो प्रोसेस है सिस्टमेटिक तरीके से वो फॉलो करना है। ओके, तो ये आईएम हो या आईआईटी आईएम सब में एक ही प्रोसेस है कि आपको पहले तो नेट होना चाहिए, दूसरा आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? ओके, थर्ड क्वेश्चन। सर कोई भी इंस्टीट्यूट से सर पॉसिबल होता है, बट लास्ट टाइम बता रहे थे कि टीचर इग्नू में, तो बता रहे थे एज पर प्रोफेसर गाइड लाइन से। नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। कोई भी इंस्टीट्यूट से सर पॉसिबल होता है बट लास्ट टाइम बता रहे थे टीचर इग्नू में, तो बता, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। कैसे साइड पर मिलेगा, किस साइड पर मिलेगा, कैसे साइड पर मिलेगा? अब इसको थोड़ा इंग्लिश में लिखिए ना तो क्लियर रहेगा। एंड सर वन मोर क्वेश्चन, आफ्टर पीएचडी अपॉर्चुनिटी कौन सी है, और सोशल वर्क की वैकेंसी कम आती है? देखिए ये तो देखो पता ही है सबको कि सोशल वर्क ऐसा सब्जेक्ट है कि हर जगह, सी सिंपल है। देखो अगर सब यूनिवर्सिटी के अंदर सोशल वर्क सब्जेक्ट नहीं है एज ए मतलब मास्टर्स के लिए, एमएसडब्ल्यू करने के लिए, तो जब हर यूनिवर्सिटी के अंदर एमएसडब्ल्यू नहीं है तो वैकेंसी भी कमी आएगी ना, क्योंकि टीचर्स तो जब जरूरत पड़ेगा जब डिपार्टमेंट होंगे। ओके, जैसे सोशोलॉजी है तो सोशोलॉजी आपका हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर रहता है, तो वैकेंसी ज़्यादा आती है। ऑब्वियस है कि टीचर की जरूरत पड़ेगी ज़्यादा तो वैकेंसी ज़्यादा आएंगी। अब चूंकि एमएसडब्ल्यू कम ही यूनिवर्सिटी वगैरह में, कम 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 सब में नहीं होता है, कब किसी किसी में होता है, तो टीचर की वैकेंसी कम आएगी। तो ये तो ऑब्वियस आपको पता ही होगा, जब एमएसडब्ल्यू करेंगे तो आपको कुछ कुछ ना कुछ चीज़ें तो रहती है। अब ऐसा है देखो, सोशोलॉजी में क्या है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर रहेगा तो स्टूडेंट भी ज़्यादा होते हैं तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। सोशल वर्क में जो है वैकेंसी कम आती है, कभी कभी आती है, और स्टूडेंट भी कम रहते हैं, तो उतना कंपटीशन नहीं होता है, ये भी आपको समझना होगा। तो कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान दोनों के हैं। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि सोशल वर्क के अंदर जो है बाकी के स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन सोशोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अलाइड सब्जेक्ट अगर उन्होंने लिख दिया है साथ साथ में, अलाइड सब्जेक्ट लाइक सोशल वर्क है, रूरल डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट स्टडी है, तो बाकी के सब्जेक्ट वाले भी सोशोलॉजी के अंदर भर देते हैं तो कंपटीशन और बढ़ जाता है। तो सोशल वर्क का ये है कि इसमें अलाइड सब्जेक्ट जनरली होता नहीं है, मतलब अगर होगा तो ट्राइबल स्टडी वाले भर पाएंगे या रूरल डेवलपमेंट वाले भर सकते हैं बस। ओके, तो इस वजह से ये थोड़ा बेनिफिट है। देखो कम वैकेंसी रहता है वो मुझे ही पता है, सबको पता है, क्योंकि चूंकि एमएसडब्ल्यू कोर्स जो है हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, तो टीचर की जितनी वैकेंसी आती नहीं है, तो आपको थोड़ा देखना होगा। आप कोशिश करिए कि बाकी और सब्जेक्ट के अंदर जैसे कि जो अलाइड सब्जेक्ट रहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वैसा भी कर दीजिए। या फिर पीएचडी करेंगे तो पीएचडी में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि आपको सोशल वर्क जो है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी जैसे आईआईटी आईएम है या एनआईटी, इन सभी में कोई आपका फिक्स नहीं होता है कि आपका सब्जेक्ट अगर सोशल वर्क है तभी आपका एडमिशन हो गया, या फिर आपका और कोई, आप किसी भी आप जस्ट अप्लाई कर दीजिए,
और प्रोफेसर का आपको प्रपोजल अच्छा लगेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें ये नहीं होता है कि आप सोशोलॉजी से हैं कि सोशल वर्क से हैं, क्योंकि वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। ठीक है, वहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं होते हैं। जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में उसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, स्पेशली ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के लिए वहाँ पर एक डिपार्टमेंट होता है, दैट इज ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस। उसके अंदर सब सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, और आपका संस्कृत, ज्योग्राफी, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सभी ह्यूमैनिटी और सब्जेक्ट, लिटरेचर, ये सब कुछ आ जाएगा। तो उसमें फिक्स नहीं रहता, आप डायरेक्ट कोई भी सब्जेक्ट होकर के आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो यूनिवर्सिटी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट होते हैं सोशल वर्क के। ओके, सोशोलॉजी के डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ पर वो पर्टिकुलर मांगते हैं कि आपका मास्टर्स डब्ल्यू होना चाहिए या सोशोलॉजी में होना चाहिए, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। वैकेंसी कम रहती है वो तो ऑफकोर्स ये तो जग जाहिर है, क्योंकि एमएसडब्ल्यू सभी यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो टीचर की जरूरत कम पड़ती है। सच रिसर्च प्रपोजल विलेज डेवलपमेंट। सी, विलेज डेवलपमेंट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। ओके, विलेज डेवलपमेंट में क्या चीज़ है, उसको थोड़ा नैरो डाउन करिए। विलेज डेवलपमेंट तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना, किस किस एस्पेक्ट में आप डेवलपमेंट चाहते हैं, किस हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, आप वो थोड़ा डिटेल में बताइए। Rishi, hello sir, hello Rishi. I am doing masters in social work and I qualified for UGC NET in the same. Okay, I want to pursue PhD from the JNU. So what will do? Can I try to net JRF and labor help? JNU में आई थिंक सोशल वर्क नहीं है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आई थिंक है नहीं वहाँ पर। ये राइट। तो उसमें अलाइड सब्जेक्ट का अगर उसमें लिखा हुआ हाँ, है तो अप्लाई कम्युनिटी कर मेडिसिन लीजिए, में बाकी होता है अदरवाइज सोशल आप वर्क के लिए। जो और सब्जेक्ट हैं, लेबर वेलफेयर है और है, उसमें नेट कर सकते हैं। जेएनयू में कम्युनिटी मेडिसिन में होता है। जेएनयू से करना है। जेएनयू में मुझे नहीं पता, शायद सोशल वर्क नहीं है जितना मुझे वहां पर लेबर याद है। लेबर एंड डेवलपमेंट स्टडी है वहां पर, तो वहां पर कर सकते हैं ना हम लोग। तो आपको एक, एक्चुअली आप एक काम करिए ना, जो लेबर वेलफेयर जो बोल रहे हैं, तो उसके जो प्रोफेसर होंगे, वेबसाइट पे जाना, उसमें जाना डिपार्टमेंट में, और जो एचओडी होंगे या प्रोफेसर होंगे जो उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट होंगे, उनको मेल कर दीजिए कि सर मेरा नेट सोशल वर्क में है और मेरा ये प्रपोजल है, और क्या मैं इसमें मतलब मैं अप्लाई कर सकता हूँ या आपके अंडर में पीएचडी करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ इसको कंसिडर करिए। तो वो कुछ ना कुछ रिप्लाई देंगे, प्रोफेसर रिप्लाई देते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको दूसरे सब्जेक्ट में नेट की जरूरत पड़ेगी या सोशल वर्क से काम चल जाएगा। सर जेएनयू में कम्युनिटी और ये आप मेडिसिन लोग जो है वगैरह इस है सर, प्रैक्टिस को तो अपनाइए, जो लोग का नेट हो गया है, जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, प्लीज़, बहुत गलती करते हैं। आप जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं, पहले वो टीचर का लिस्ट देखिए, प्रोफेसर का लिस्ट देखिए, कौन सा प्रोफेसर आपके रिसर्च एरिया के में काम करता है, मतलब उनका जो रिसर्च एरिया है और आपका एक जैसा है, उनको मेल करना करिए। मेल क्या करना है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको भेज दूंगा एक ऐसा कंपोज करके क्या कर लिखना होता है। उसको मेल करिए और पूछिए उनसे, अपना प्रपोजल भेजिए कि सर मैं आपका अंडर पीएचडी करना चाहता हूँ, आपका रिसर्च एरिया है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये सब चीज़ें लिखनी होती हैं थोड़ा, है ना। तो वो कुछ ना कुछ रिप्लाई करेंगे। हैं, ये सब चीज़ें आप जो है करना स्टार्ट करिए डायरेक्टली। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मास्टर्स की तरह या बैचलर्स करते हैं तो फॉर्म भर दिया और एडमिशन हो गया। पीएचडी में ऐसा नहीं होता है, पीएचडी में थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, रिसर्च एरिया देखना पड़ेगा, कौन सा प्रोफेसर का रिसर्च एरिया आपका कॉमन है, उसके क्या क्या आर्टिकल हैं, पेपर हैं, उसको पढ़िए, उनसे बताइए कि सर मैंने आपका आर्टिकल पढ़े हैं और उससे काफ़ी कुछ हमको इंसाइट मिला है और मैं चाहता हूँ कि आपके अंडर पीएचडी करना चाहता हूँ। ये सब बातें आपको लिखिए मेल में, तो उनको भेजिए, तभी जो है सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है पीएचडी में, सीट्स कम होती हैं। और पहले से मास्टर्स, जैसे मान लीजिए कि जो पीएचडी कर रहा है किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ मास्टर्स वाले भी स्टूडेंट रहते हैं ना, उनका ऑलरेडी लिंक होता है उस यूनिवर्सिटी में, टीचर को जानते हैं, उनका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं पीएचडी में एडमिशन होने के। तो अगर आपको भी ट्राई करना है तो आप मेल करिए डायरेक्ट, आप अपना इंटरेस्ट बताइए कि सर मैं इस पर्टिकुलर एरिया में स्टडी करना चाहता हूँ, ये मेरा रिसर्च एरिया है, और इस प्रकार से। ठीक है, इस थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर। और क्या क्वेश्चन था, क्लियर है ऋषि? विवेक, ओके। डॉक्टर विवेक सर, सोशल वर्क में नेट जीआरएफ के बाद कौन कौन से टॉपिक पर रिसर्च कर सकते हैं और किस किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका, मतलब इस क्वेश्चन का मैं आंसर कैसे दूं? कौन कौन से टॉपिक्स ही लाखों टॉपिक हैं, आप कोई भी चूज कर लीजिए, है ना। सोशल वर्क तो इतना ब्रॉड, मैं बताता हूँ कि सोशल वर्क का स्कोप मतलब होता है, मेडिकल में भी आप चूज कर सकते हैं टॉपिक, बाकी एजुकेशन में भी, हेल्थ को लेकर के, बच्चों को लेकर के, ओल्ड एज पर्सन को लेकर के, महिलाओं को लेकर, इतने लाखों टॉपिक होते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी ब्रॉड है, तो उसको थोड़ा नैरो करके पूछिए तो मैं बता पाऊंगा किस किस यूनिवर्सिटी, किस किस कॉलेज।
कि जहाँ जहाँ को सोशल वर्क है या जहाँ जहाँ वो अलाइड सब्जेक्ट मांगते हैं उन सभी में भर सकते हैं फॉर्म। वो थोड़ा देखो, आप लोग पीएचडी करना चाहते हैं तो रिसर्च करना स्टार्ट करिए। रिसर्च का मतलब शुरुआत करिए, आप खोजिए, गूगल पर सर्च करिए कौन सी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में सोशल वर्क है नहीं है, कब आता है एडमिशन के लिए, साल में 2 बार होता है एडमिशन, वो देखिए, टाइम लिखते जाइए उसमें जो है। ये सब करना पड़ेगा, मैं यही करता था जो आपको बता देता हूँ। ओके, 2 बार एग्जाम सर होता है पीएचडी के लिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में। साल में जून में होता है एक, एक आपका दिसंबर के टाइम पे होता है। ठीक है, लिस्ट बनाइए। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपके 5 इंपॉर्टेंट कुछ इंस्टीट्यूट हैं, इनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एक होता है ना पहले से कि हमको इसमें पीएचडी करना है, उनका लिस्ट बना लीजिए 1 2 3 करके, 4 5। इसका एडमिशन जून वाला कितने को होता है, दिसंबर में कब होता है, इसमें नेट जेआरएफ चाहिए, इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, और इसमें ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए प्रोफेसर का डिटेल कि दिस पर्टिकुलर प्रोफेसर इज वर्किंग इन दैट एरिया एंड दिस इज द कॉमन एरिया दैट यू वांट टू आल्सो वर्क इन सेम एरिया। तो आप उसका प्रोफेसर का नाम लिखिए, ईमेल आईडी लिख लीजिए, ओके, नंबर लिख लीजिए, और अपना प्रपोजल बनाइए उसी की तरह जैसा वो जिस प्रकार का उसका वर्क है, रिसर्च है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, और उसको मेल करिए। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा प्रैक्टिस करिए, केवल से बोलने से पीएचडी नहीं होगा, रिसर्च करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और कोई आके आपको बताएगा नहीं ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें बाद में प्रॉब्लम करती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें लिखना शुरू करिए, क्योंकि भूल जाएंगे आप। जैसे मान लीजिए 5 यूनिवर्सिटी हैं, तो किसका कब एग्जाम होता है ऐसे याद नहीं रहता, आप उसको लिख लीजिए, अपने दीवार पे चिपका लीजिए, टेबल के आसपास लगा लीजिए कि इसका एग्जाम कब होता है, इसका एग्जाम कब होता है, इस इंस्टीट्यूट का एग्जाम कब होता है, क्या क्या इसमें स्टेप्स हैं, किसी किसी में केवल इंटरव्यू होगा, किसी में आपका रिटर्न भी होता है, वो सब लिख लीजिए और ध्यान रखिए। ठीक है, पीएचडी में एडमिशन होना इतना आसान नहीं है, अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में करना है, बाकी ऐसे वैसे इंस्टीट्यूट करना है तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है सर, किस किस टॉपिक में फ्यूचर में ज़्यादा चेंज होगा आफ्टर पीएचडी? कि डॉक्टर विवेक, पहले आप मुझे टॉपिक बताइए, मैं ऐसे कैसे बता पाऊंगा आपको किस किस टॉपिक, मतलब लाखों टॉपिक है ना देखिए, हर एक सेक्टर में स्कोप रहेगा। ठीक है, अब ये अगर आप टॉपिक बताएंगे तो मैं शायद बता पाऊंगा कि कौन सा होगा। श्रुति, आई एम परसुइंग एमएसडब्ल्यू सेकेंड ईयर, चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंडर करना है रिसर्च, एमएसडब्ल्यू सेकेंड ईयर। ओके, आपका नेट हो गया? सर बिफोर रिसर्च एमएसडब्ल्यू में ही रिसर्च पेपर बनाना होता है क्या? सर बिफोर रिसर्च, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आपका एमएसडब्ल्यू कंप्लीट होगा या पहले भी आप बना सकते हैं, जैसे कि आप जब एमएसडब्ल्यू के अंदर जो आप डिजर्टेशन लिखते हैं, जब आप मास्टर्स में फील्ड वर्क करते हैं, तो आपका जो टॉपिक चूज होता है वहाँ पर, जो आप जिसका जिसके जो आपका एमएसडब्ल्यू के लास्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में होता है डिजर्टेशन, ठीक है, फील्ड वर्क करके आते हैं, पूरा रिपोर्ट बना के देते हैं, तो उसका भी प्रपोजल बना सकते हैं। उस प्रपोजल को आपको आपको लग रहा है कि टॉपिक अच्छा है, तो प्रपोजल बना के उसको भेजना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो आप जब पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ पर टॉपिक चेंज हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपका जो टॉपिक रहेगा वही हमेशा रहेगा। प्रोफेसर वगैरह देखेंगे उसको, देखते हैं कि ये इसका फ्यूचर में स्कोप है कि नहीं है, आपने जो टॉपिक चूज किया है इसमें क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या उसमें बदलाव करना है, चेंज करना है, प्रोफेसर का उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। ये सब चीज़ें पीएचडी के एडमिशन होने के बाद होती हैं। जैसे मेरा टॉपिक जो मेरा था, मैंने स्टार्टिंग में जो प्रपोजल बनाया था वो अलग था, उसके बाद मैंने स्टडी किसी पे किया, बाद में प्रोफेसर से चेंज कराया, 2 बार मेरा टॉपिक चेंज हो चुका है। तो ये सब चीज़ें बाद में होंगी, लेकिन पहले आपको एडमिशन लेना है, तो एडमिशन के लिए प्रपोजल बना के रखिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं बोलने के लिए, आपको पता है, नॉलेज है उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में, तो वो प्रपोजल बना लीजिए, वो भेजना स्टार्ट करिए। बाद में चेंज हो जाएगा वो, तो आप टेंशन मत करिए। ठीक है, एमएसडब्ल्यू बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सुर्खी, और उसके पहले नेट जेआरएफ कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। कोई भी सोशल इशू पर पेपर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी भी सोशल इशू पर। जो सोशल इशू आप देख रहे हैं किसी, उसको आप पहले गूगल स्कॉलर पर डालिए, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल पढ़िए, 4 5 5 6 8 पेपर पढ़िए, देखिए किस प्रकार का स्टडी हो चुका है। देखिए हर एक पेपर के अंदर स्कोप दिया रहता है, नीचे वो भी फाइंडिंग्स के अंदर दिया रहेगा फ्यूचर स्कोप या फ्यूचर गैप, उसमें रहता है कि आप इस पे, ये लिमिटेशन है इस पर्टिकुलर रिसर्च की, इसमें आगे ये स्टडी हो सकती है। आपको वो सब देखना है। पेपर पढ़ेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना, पहले कंक्लूजन पढ़ना, जो फाइंडिंग्स रहती हैं वो पढ़ना, सजेशंस पढ़ना, और नीचे कहीं ना कहीं दिया रहता है फ्यूचर स्कोप या गैप रहेगा कि आपको इसमें स्टडी आगे हो सकता है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा देखना होगा। ठीक है, बिल्कुल कोई भी सोशल इशू पे आप पेपर कर पब्लिश कर सकते हैं। बिफोर रिसर्च मीन्स मतलब, राजकुमार बोरा, नहीं समझ में आया मुझे। अब विशाल ठाकुर सर, सोशल वर्क नेट के लिए कौन सी अच्छी बुक है?
नेट के लिए देखिए अरिहंत पब्लिकेशन में आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें आपका सिलेबस कवर हो जाता है पूरा। और भी बाकी बुक हैं, लेकिन उसको मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता उसमें किस प्रकार का लैंग्वेज है, कितना कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बुक जो है ऐसी है कि जिसको मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ कि अच्छी बुक है, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे तो डिटेल में दिया गया है, काफ़ी मोटी बुक है। ठीक है। एक आर गुप्ता की, तो आर गुप्ता की वो रिवीजन के लिए होती है, उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, सिलेबस सिलेबस उसमें पूरा कवर नहीं है। ठीक है। वो उसके ये है कि आपको पढ़ना ही है, आपको लग रहा है कि दूसरी बुक पढ़ना है तो इसको पढ़ लीजिए थोड़ा रिवाइज करने के लिए। समराइज है, पूरा सिलेबस नहीं है इसमें लिखा। ठीक है। मनोज कुमार सर, सोशल वर्क में पीएचडी इन रूरल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडी। हाँ बिल्कुल, डू पीएचडी इन, बिल्कुल कर सकते हैं। सोशल वर्क आपका देखिए पीएचडी जो है और एमएसडब्ल्यू जो है बहुत अंतर होता है। सॉरी, एमएसडब्ल्यू में मास्टर्स में आपका सब्जेक्ट फिक्स रहता है पहले से कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पीएचडी ऐसी नहीं होती। मुझे भी ऐसा डाउट होता था सर स्टार्टिंग में कि मेरा सोशल वर्क में कैसे स्टडी हो, मतलब क्या टॉपिक चूज करेंगे। आपका सब्जेक्ट सोशल वर्क रहेगा, आपकी डिग्री सोशल वर्क मिलेगी। टॉपिक आपका कुछ भी हो सकता है, वो साइकोलॉजी का टॉपिक हो सकता है, आपका सोशोलॉजी का टॉपिक हो सकता है, आपका वो आपका एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक हो सकता है, वो आपका कुछ भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है। बस वो जुड़ा होगा थोड़ा सोशल वर्क से, कनेक्ट होगा बस। इसलिए ये मत सोचा करो कि मेरा सोशल वर्क में है तो मैं इसमें रूरल डेवलपमेंट में स्टडी कैसे करूंगा, या इसको लेकर के मैं इस पे स्टडी कैसे कर सकता हूँ। आप कुछ भी स्टडी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कनेक्ट होना चाहिए आपका सोशल वर्क से। ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं मनोज कुमार, हेलो। क्लियर है। जीआरएफ के बाद जो हेलो। फंड मिलता है रिसर्च के लिए, उसका क्या प्रोसेस होता है सर? कुछ रिसर्च टॉपिक सजेस्ट कीजिए जो आसानी से यूनिवर्सिटी मिल जाए। ये तो क्वेश्चन वही मैंने अभी रिपीट किया। देखो पहले ये बता देता हूँ जीआरएफ का। जीआरएफ का आपका लगभग अभी तो जो बता रहा हूँ मैं, वो 33 के आसपास मिलता है। और फिर डिपेंड करता है कौन सी आप सिटी में कर रहे हैं, तो सिटी वाइज भी थोड़ा चेंज होता है, आगे एचआरए वगैरह ज़्यादा कम मिलता है। तो मान के चलिए 33 मिल रहा है जीआरएफ। ठीक है। उसका प्रोसेस कुछ नहीं है, जब आपका एडमिशन होगा तो आपका जो रिसर्च सर्टिफिकेट होता है जो आपको मिलता है उसको सबमिट करना है बस उसको। बाकी आपको जो अकाउंट नंबर आपका देना है वो सब डिटेल दे देनी है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका प्रोसेस होगा, और कैनरा बैंक या जो भी बैंक है उसमें आपका एक पोर्टल होता है, स्टूडेंट पोर्टल। उसमें लॉगिन करेंगे और आपका जो है वहाँ पर अमाउंट दिखता रहेगा, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना हो गया, सब ये सब चीज़ डिटेल उसमें रहेगी। तो जीआरएफ का सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है जब एडमिशन होगा, जहाँ जिस यूनिवर्सिटी के अंदर। और जो वो डिपार्टमेंट वाले होंगे, जो मतलब जो लोग ये पूरा प्रोसेस करते हैं, वो लोग जो है उसको प्रोसेस करा देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं जाना नहीं है। आपको बस यूनिवर्सिटी में सब सबमिट करना है डॉक्यूमेंट, जैसे मार्कशीट सबमिट होती है आपकी, मतलब ओरिजिनल नहीं, फोटो कॉपी वगैरह, जैसे जीआरएफ का आपका सर्टिफिकेट सबमिट होगा, नेट का सर्टिफिकेट सबमिट होगा, ये सभी डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे तो वहाँ आपको देना है। आपको कुछ नहीं करना है, वो सब ऑटोमेटिक कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले कराते हैं। ठीक है। और क्या क्वेश्चन था सर? कुछ रिसर्च टॉपिक सजेस्ट कीजिए जो आसानी से यूनिवर्सिटी में मिल जाए। यूनिवर्सिटी मिल जाए मतलब, यूनिवर्सिटी में देखो ये तो आपको देखना है ना कौन सी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी देखिए पहले, और इस प्रोफेसर्स का वो देखिए कि कौन कौन से प्रोफेसर हैं, और कौन कौन सी एरिया में उन्होंने स्टडी कर रखा है या कर रहे हैं रिसर्च एरिया। फिर आप डिसाइड करिए कि आपको कौन से प्रोफेसर के अंदर आपको स्टडी करना है या पीएचडी करना है। उसका जो एरिया होगा, आपका एरिया कॉमन होना चाहिए, रिसर्च एरिया। जैसे मान लो ये इन्होंने स्टडी कर रखा है, तो ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्राइबल कल्चर को लेकर इन्होंने स्टडी किया है अच्छे तरीके से, तो आपका अगर टॉपिक उसी से रिलेटेड होगा तभी तो फायदा है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे और स्टडी कर पाएंगे। अदरवाइज वैसे भी वो रिजेक्ट कर देगा आपका प्रपोजल, अगर कॉमन नहीं होगा तो। प्रोफेसर का पता कैसे चलता है? आप वेबसाइट ओपन करिए यूनिवर्सिटी की, उसमें डिपार्टमेंट रहता है। डिपार्टमेंट को ओपन करिए, उसमें प्रोफेसर की लिस्ट रहेगी, एचओडी कौन है, एसोसिएट प्रोफेसर कौन है, असिस्टेंट प्रोफेसर कौन है, सब कुछ रहता है उसमें। और रिसर्चर के बारे में जानना है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा किसने कहाँ से पीएचडी की है, कहाँ से मास्टर्स किया है, कौन सा इन्हें पीएचडी के क्या टॉपिक था, कितने पेपर पब्लिश हैं, कौन कौन से पेपर पब्लिश, सब कुछ रहता है, प्रोफेसर की डिटेल रहती है पूरी। है, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर है सर? एचआर स्पेशलाइजेशन से एमएसडब्ल्यू वाला है, नेट ह्यूमन से एमएसडब्ल्यू वाला नेट ह्यूमन रिसोर्स से भी दे सकता है। ह्यूमन रिसोर्स से ठीक है, तो ये तो देखना पड़ेगा आपको, तो उसमें अगर है ऐसा ऑप्शन तो आप दे सकते। ये तो इसके लिए तो आपको नेट जो है जो हेल्पलाइन नंबर है यूजीसी वाला, उस पर कॉल करके पूछना पड़ेगा। इसमें मैं नहीं बोल सकता क्योंकि आई डोंट नो इसके बारे में।
राजकुमार, ठीक है, आप कॉल कर लेना, वो जो नंबर है यूजीसी का उसमें पूछ लेना। सर महात्मा गांधी कहाँ से विद्यापीठ बनारस से एमएसडब्ल्यू कैसे करेंगे? ये उसके लिए तो आपको वेबसाइट ओपन करिए, कब इसका वो आता है एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें नोटिफिकेशन में दिया रहता है क्या क्या प्रोसेस होगा। सी कॉलेज अपने इंडिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, सबका मुझे नहीं पता होता है ना कब इसका एप्लीकेशन आ रहा है, कब एडमिशन के लिए आ रहा है, फॉर्म भर रहा है। वो सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ओपन करिए वेबसाइट जो आपने मुझे टाइप किया ना यहाँ, वो डायरेक्ट आप गूगल पे टाइप कर दीजिए तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। वहाँ पर जाइए, सेक्शन नोटिफिकेशन सेक्शन में, एडमिशन सेक्शन में, वहाँ पर देखना कि कब इसका फॉर्म निकलता है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या क्या डेट है, और नोटिफिकेशन में रहेगा पूरा कि क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं सर आफ्टर जेआरएफ, बिल्कुल करिए, अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते, जो मैंने आपको पहले बताया कि आप लिस्ट बना लीजिए, आप लिस्ट बनाइए पूरा प्रॉपर कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी करना है, 4-5। ठीक है, यहाँ लिस्ट बनाइए, यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, यहाँ पर लिखिए कि फॉर्म कब निकलता है, जून में या दिसंबर में, उसका डेट लीजिए, टेंटेटिव डेट इसके आसपास, और कौन कौन सा इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट है उसमें जो प्रोफेसर्स हैं उनका रिसर्च एरिया क्या है, वो सब लिखना पड़ेगा आपको, ये सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी। हैं, ये सब ऐसी लिस्ट बना लीजिए, आज ही बना लीजिए और लगा लीजिए अपने बोर्ड के आसपास। उसमें क्या होगा कि आपको इजी रहेगा, आपको पता है कि इस बार इस मंथ में इस वाली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकलता है, आप उस पर ध्यान रखेंगे, है ना, आप अटेंटिव रहेंगे ना, बार बार देखेंगे आप डेली, ये वाली यूनिवर्सिटी का फॉर्म इस महीने निकल रहा है, आप उसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपकी जानकारी आपको मिलेगी। ये सब करना पड़ेगा। सर ये इन योर ओपिनियन ऐसे कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक हैं हो सकते हैं जिसमें पीएचडी करने पर टीचिंग के अलावा भी अच्छा स्कोप हो प्राइवेट सेक्टर, इसी जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब ऐसे मैं मान लो फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज जो है बर्निंग टॉपिक है। अब क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज आप अर्बन एरिया में देख सकते हैं, रूरल एरिया में देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है फार्मर्स पर, बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ओके पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें, ये बर्निंग टॉपिक मतलब इनका फ्यूचर में स्कोप है, अच्छा है स्कोप है। ठीक है ना, तो इस पर आप स्टडी कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप ज़्यादा फोकस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पर तो उस पर आप स्टडी कर सकते हैं, रूरल एरिया में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आजकल तो उस पर स्टडी कर सकते हैं। है, अब टॉपिक बहुत सारे हैं, बस आपको ये देखना है कि वो करंट में न्यूज़ में आता है कि नहीं आता है ना, न्यूज़ में अगर आ रहा है वो उसका फ्यूचर, जैसे एसडीजी गोल्स है, सस्टेनेबल सिटी, सस्टेनेबल विलेज, इस पे स्टडी कर सकते हैं जहाँ पर एसडीजी गोल की बात की जाए, क्योंकि वो सभी आप जो अच्छे टॉपिक हैं, फ्यूचर में स्कोप है, जॉब भी आपको मिल जाएगी, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, तो आपको जॉब का स्कोप ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप टॉपिक देखिए जो कि अच्छे हैं, जैसे कि या फिर आपका वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे कोई डिजास्टर आता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे फ्यूचर में बहुत सारी इस प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, है ना, तो उस पर आप स्टडी करिए कैसे मैनेजमेंट हो सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत सारे पेपर होंगे, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे।